नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, आज अजमेर कोर्ट में पेश किए जाएंगे 3 आरोपी। दिल्ली सदन की कार्यवाही से पहले सीएम से मिले कैबिनेट मंत्री, आज पेश होगी सीएजी रिपोर्ट्स। पंजाब के तरन तारन साहिब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 घायल। प्रयागराज महाकुंभ में आज 31 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। दिल्ली विधानसभा सत्र, आज पेश की जा सकती है 14 में से 2-3 रिपोर्ट। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज प्रमुख बिल्डर और ओजोन सिटी के मालिक प्रवीण मंगला पर किसान की 6 बीघा जमीन घेरने का आरोप लगा है। किसान को वो जमीन सरकारी पट्टे पर मिली हुई थी और अब प्रवीण मंगला ने उक्त संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे घेर लिया है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस और अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिसके चलते सैकड़ों भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि भाजपा नेताओं ने ऐलान किया है कि अगर 27 फरवरी तक कार्रवाई नहीं होती तो उनके द्वारा जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। उद्देश्य है कि राजकुमार किसान है जिसकी जमीन याकुतपुर में आती है, उसकी जमीन पर एक शहर का जाना माना अब उसका नकाब खुल चुका है कि वो गरीबों की जमीन हड़पता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भूमाफिया शहर का जाना माना प्रवीण मंगला, उसका साथी विमल अग्रवाल, उसके साथ एक सरकारी गनर रहता है जिसका उपयोग कर वो किसानों की जमीन को हड़पने का कार्य करता है। उसका लड़का सागर मंगला और एक कमाल अख्तर नाम के ये लोग व्यक्ति हैं, ये किसान की जमीन को घेरने का कार्य करते हैं। इनकी किसान द्वारा शिकायत एडीएम में कई बार कर दी गई, डीएम साहब ने भी शिकायत कर दी गई, हर विभाग में शिकायत करने के बाद, पुलिस प्रशासन में भी शिकायत करने के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इनकी जमीन के सामने थाना महुआ खेड़ा है, उस थाना महुआ खेड़ा का इंस्पेक्टर भी इनसे किसान को जमीन में जेल में बंद करने की धमकी देता है, बोलता है यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। सरकारी गनर का फायदा उठाते हुए प्रवीण मंगला जी इसको जेल में बंद करने की धमकी देते हैं और इसे जमीन पर आने से रोकते हैं। मेरी सीधी सी एक मांग है, योगी सरकार में रामराज्य स्थापित कर रहे हैं, यहाँ किसानों के हित के लिए योगी जी हर प्रयास कार्य कर रहे हैं। जहाँ योगी जी की छवि को धूमिल करने का काम प्रवीण मंगला अपनी दबंगई से कर रहा है। एडीए के द्वारा 2-3 बार नोटिस जाने के बाद भी लगातार वहां काम कर रहा है और सारे एडीए विभाग के सारे अधिकारी को धमकाने का काम कर रहा है और पुलिस विभाग को भी धमकाता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर करना है तो किसान से कीजिए, किसान कोर्ट में जाए, जबकि किसान को सरकार के द्वारा दी हुई जमीन है उसको हड़पने का काम कर रहा है। एडीएम साहब को आज मैं ज्ञापन के साथ से संज्ञान में देने आया हूँ, बताने आया हूँ कि एडीएम साहब इस किसान के साथ न्याय करिए, क्योंकि योगी की सरकार किसान के साथ न्याय करती है। न्याय नहीं मिलता तो क्या अगर 27 तारीख तक अगर किसान को न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्ट्रेट के सामने अपनी आवाज को योगी जी तक पहुंचाने के लिए धरने के लिए पात्र रहूंगा। आज अपनी सरकार में खुद ही मांग कर रहे हैं, किसान को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे मानते? देखिए ऐसा है, जब तक कोई आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, उसने अपने पैसे के बल पर प्रवीण मंगला ने यहाँ के सारे सिस्टम को खरीद लिया है। उसने तहसील विभाग को भी खरीद लिया है, उसने एडीए विभाग को भी खरीद लिया है और हो सकता है पता नहीं किस किस विभाग को खरीद सकता है। इसकी आवाज, किसान की आवाज हर जगह भाग लिया, लेकिन कोई इसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं था। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की और आप अपने अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए कुछ हो सकता है कि कुछ अधिकारी इनको दबाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही। जिस दिन सच्चाई ऊपर तक पहुंच जाएगी, डीएम साहब उसमें संज्ञान लेके जिस दिन कार्य करेंगे, निश्चित ही योगी जी के राम राज्य की स्थापना पूरी होगी यहाँ पर। और जो प्रदेश में जो जितने भी भूमाफिया हैं जो अब तक भाग चुके हैं, अगला नंबर ये प्रवीण मंगला का है, ये भी प्रदेश छोड़कर भागेगा क्योंकि ये भूमाफिया है। इसने किसान की किसी भी जमीन नहीं खरीदी हुई, बिना जमीन के नक्शे पास करा रखे हैं। जमीन होगी जिस पर कब्जा किया है? इस किसान की जमीन 6 बीघा के लगभग जमीन है। ना जाने ऐसी कितनी जमीन है जिनको उसने बिना खरीदे, बिना स्वामित्व स्थापित किए एडीए से फर्जी तरीके से नक्शा पास कराकर उसने कॉलोनी बना दी है। मुकेश लोधी जी द्वारा जो है ये शिकायत की गई हुई है और इसकी जांच जो है एसडीएम से और एडीए से करा ली जाएगी और तदनुसार कार्रवाई। किसके खिलाफ शिकायत है ये सर? ये ओजोन बिल्डर्स के प्रवीण मंगला हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत की है और इसकी जांच कराई जाएगी। मेरा इसमें आपकी जमीन को हड़प लिया, क्या पूरा बताओ? प्रवीण मंगला ने मेरी जमीन को छीन लिया, मुझसे कब्जा कर लिया। कब कराया कब्जा? ये अभी 1-1.5 महीने पहले और लगातार चल रहा है। तब मैं सबके पास, सब अधिकारी के पास गया, मिले डीएम साहब के पास, एसडीएम पुलिस के पास। ये सरकार द्वारा पट्टा मिला था मुझको 2005 में सर।
तो क्या कितनी मांग जमीन होगी करते हैं? तकरीबन? मैं मेरी जमीन तो पहले साहब बस ये और कुछ मांगना है। क्या बीघा जमीन है? 6 बीघा है साहब। धमकाता भी है? धमकाता भी है साहब, मारने की धमकी देता है, क्या पुलिस भी सरकारी नहीं जमीन का सुनती है। फायदा उठा रहा है? आज से खाएगा नहीं है इसके साथ। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गुमशुदा बच्चे कृष्णा के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मृतक का सामान बरामद किया गया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त दीपक ने अपने बच्चों के साथ कृष्णा द्वारा की गई मारपीट का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी रीना और भाई सोनू के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं और हत्याकांड की मुख्य वजह क्या रही? गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सेगेवाला में एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल FIR पंजीकृत किया गया था और बच्चे की तलाश में टीमें लगाई गई थी, जिसका गढ़ पुलिस ने अनावरण किया है, जिसमें उसी मोहल्ले के रहने वाले दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर की छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी होने की सूचना थी और पुलिस की तलाशी में वो डेड बॉडी मिली थी। अभियुक्तों में दीपक शर्मा पुत्र रघुवर शर्मा और उसका सोनू पुत्र रघुवर और रीना पत्नी दीपक, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटनाक्रम का जब तहकीकात किया गया तो पता चला कि जो राजा राम का बेटा कृष्णा जिसकी हत्या हुई है, वो शर्मा के लड़के के साथ कुछ मारपीट करता था। उससे तंग आकर के एक दिन इन लोगों ने उस बच्चे को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया था, उसमें गला दबा दिया था और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। इनको जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे के जो टोपा है लाल और उसका जो धागा है उसकी रिकवरी की गई है। सर 2 दिन से लापता था, ये 2 दिन तक इन्हीं के घर में था दीपक के बच्चा 21 तारीख को लापता हुआ था और 22 तारीख में उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। रात में ही ऐसा संभव था, रात में ही उसकी हत्या कर दी गई थी 21 तारीख की। क्या सर उसको मारा पीटा भी गया, उसको गला दबाने से? नहीं, बच्चे के शरीर पे बस केवल गला दबाने की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एस्फिक्सिया ड्यूटी स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबा करके उसकी हत्या हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के असोड़ा जंगल में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण हुआ है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद किए हैं। बता दें कि अवैध संबंधों के शक के चलते महेंद्र उर्फ पप्पू की हत्या की गई थी। का खुलासा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या था और हत्या की वजह क्या रही थी? हापुड़ नगर क्षेत्रांतर्गत जसरूप नगर असौड़ा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने उसको तत्काल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया था, जिसके सर पर चोट लगी थी और पुलिस ने FIR दर्ज किया और घटना के अनावरण में टीमें पुलिस की जुटी थी, जिसका आज अनावरण हुआ है। उस मृतक व्यक्ति की शिनाख्त महेंद्र पुत्र पप्पू निवासी श्री कृष्ण गांधी विहार हापुड़ नगर का रहने वाला था और इस घटना का आज अनावरण हुआ है। तो इसमें जयप्रकाश पुत्र श्रीचंद जो कि संजय विहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटना के मूल में जा कर के जब तहकीकात की गई तो पता चला जो जयप्रकाश उर्फ श्रीचंद है उसके घर पे मृतक का आना जाना था और उसको शक था कि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध है। इस शक में उसे ईंट से मार करके उसके प्रहार करके उसकी हत्या की थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। सत्ता पक्ष ने सरकार की कुशल शासन और सफलता का परिचायक बताते हुए जमकर इसकी तारीफ की, तो वहीं विपक्ष ने अभिभाषण को पुराना और अपनी सरकार की योजनाओं को कॉपी पेस्ट बताया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो प्रमुख बातें एक साल के अंदर राज्य की विष्णु देसाई सरकार ने जो उपलब्धियों के साथ में अपना वर्णन किया है, चाहे वो गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, 18 लाख परिवार,
जो गरीब परिवार थे, लेकिन उस समय की पूर्व सरकारों ने तो कभी निर्णय नहीं किया। उनके हक को छीनने का काम किया। विष्णु देसाई सरकार ने शपथ लेने के उपरांत तत्काल पहली प्राथमिकता पर 18 लाख परिवार को उनके मकान का हक दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख एक्स्ट्रा मकान और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित भी किए। मातावरी वंदन योजना के अंदर लगभग 69 लाख बहनों को प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं। ये साल भर से लगातार सरकार उन सब चीज़ों में काम कर रही है। विकास के कामों का मॉडल गति पकड़ते हुआ दिख रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। पंचायती राज्य की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं। जो अधूरे काम कई सालों से पड़े थे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर लगभग 40,000 करोड़ के काम प्रारंभ हो चुके हैं। वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बस्तर के अंदर खेल का इतना बड़ा आयोजन करना और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन समाज, उस वर्ग को जो वंचित था, उसको जोड़ने का जो काम किया है, और बस्तर नक्सल क्षेत्र के अंदर आज धीरे धीरे शांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए उस सरकार के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, अधिकारी आते थे साइन कराते थे, मैं कर देता था। तो कॉपी पेस्ट कौन सरकार करती थी, किसके मंत्री करते थे? पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने अधीन जो अपने कैबिनेट के मंत्री थे, उनके बयान की स्वयं समीक्षा कर ले कि लीक करके कोई देता था, खाली वो साइन करने का काम करता था, और आज वह ईडी की चपेट में आकर के जेल चला गया। कांग्रेस का ना तो कोई विजन था, ना कोई सोच थी, ना कोई कल्पना थी। खाली एक ही काम था, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, और वही योजना उन लोगों ने लागू की खाली जिसमें पैसे की कमाई हो। ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया, ना मातावरी वंदन दिया, ना गांव और शहर का डेवलपमेंट किया, सिर्फ एक गिरोह बनाकर के छत्तीसगढ़ लूटने का काम किया। इसलिए उसके ऊपर जाकर के भाजपा ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया, वहीं राज्यपाल जी ने जो अपनी बात रखी है, वो छत्तीसगढ़ के विजन और डेवलपमेंट की बात रखी है, और इसीलिए उनके ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। रेडी टू स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसी का नाम बदल दिया PM श्री। वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से संचालित था, नाम भी बदल दिए और योजनाएं वही है। तो चाहे लघु वनोपज संग्रहण, वो करीब करीब ठप है, केवल तेंदुपत्ता की खरीदी ये सरकार कर रही है, उसके बाद वो सारी योजनाएं बंद हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 18 लाख आवास गरीबों को देने के पहली कैबिनेट के फैसला, लेकिन आंकड़ा नहीं दिए हैं कि कितने लोगों को चाबी सौंपी गई। एक भी लोगों को
कितने, वो तो आंकड़े बताना जी कितने लोगों को चाबी दे दिए हैं, वो आंकड़े भी नहीं हैं। तो ये सरकार साल भर में कोई काम कर नहीं पाई है और केवल पुराने आंकड़े को ही कॉपी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उससे अभिभाषण कराया गया। उसकी भी इच्छा नहीं थी कि वो भाषण करे, लेकिन मजबूरी है, राज्यपाल को तो पढ़ना ही है, लेकिन सरकार के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है। ट्रेन की बात कहें तो इतने यात्री ट्रेन बंद हो गए हैं, लोग आंकड़े भूल चुके हैं, कोई सुविधा नहीं है रेल यात्रा के नाम से। और जो बातें कही जा रही है उसमें कोई नई बात है नहीं, सरकार के पास न सोच है न दिशा है, बल्कि सरकार, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के सोच दिखाई पड़ती है, उसकी योजनाएं दिखाई पड़ती है। तो वो कुछ योजनाएं नहीं हैं। धान खरीदी का भी लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन ये लोग किए थे, 145 तक अटक गए। किसान के पेमेंट हुआ नहीं है, भुगतान अभी तक के जो आखिरी में बेचे हैं वो धान का भुगतान भी नहीं कर पाई। तो सरकार धान खरीदी में भी फेल हो चुकी है। तो सारे पैमाने में ये फेल हो गए हैं और राज्यपाल महोदय से केवल जो अभिभाषण है उसमें या तो पुरानी बातें हैं या झूठ का पुलिंदा है। रेडी टू ईट की बात करें, पिछले बजट सत्र में उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। मतलब साल भर तक आप कुछ नहीं कर पाए, दूसरा बजट आ गया, अभी तक के आप रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप देने की बात आपने की थी, खूब अल्लाह हुआ था, लेकिन रिजल्ट क्या है? सिफर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, जहां के बांदकपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की परंपरा के साथ महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। 26 फरवरी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिव्य आयोजन होगा और इसके साथ ही 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी बांदकपुर में किया जा रहा है। एडीएम मीना मशराम ने बताया कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, जहां दिल्ली रोड स्थित अनुपम विहार में एक निवासी सुरेंद्र सैनी ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में सुरेंद्र ने जिक्र किया कि मेरे पड़ोसी और ठेकेदार द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे पड़ोसी राजीव सैनी के दबाव में आकर ठेकेदार सड़क के निर्माण में अनियमितताएं बरत रही हैं। धमकी दी जा रही है कि मेरी पत्नी और बेटी को भी जान से मार देंगी। सैनी ने माननीय राष्ट्रपति से परिवार सहित आत्मदाह की गुहार लगाई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की क्या कुछ सच्चाई है, ये तो एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरमती है जी। क्या मामला है आपके पूरे परिवार से जो है प्रकरण हुआ आपने करने का? वो है जी, मेरे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है था। जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं मंदिर में पूजा करने चली जाती हूँ। जो मेरे पे नहीं जाया जाता तो मैं शाम के टाइम पूजा कर लेती हूँ बेल पे। अभी तो नहीं, जब से मैं यहाँ आ रही, जब से मैं पूजा करती थी।
इसके आगे भी करी मैंने। ये मेरे साथ बोले थी भी इन्होंने बोले नहीं थी, बोले थी ये बोल के मुझे बता देती, कह देती अब भाई तुम यहाँ पूजा मत करो, मैं ना करती पूजा। इसने, इसका पति, इसका लड़का, ये तीनों छत पे चढ़े। छत पे चढ़ के शाम के टाइम 7:30 बजे के बाद करीब ये छत पे चढ़ के कह रहे आली आली। मेरे को तो कोई मालूम नहीं था, मैं पूजा करके चली। इसने गाली गलौज कहने की हाँ पूजा क्यों करती हो। मैंने कहा भाई मैं तो पहले से ही करती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी सी मुझे आराम से कह देते, मैं मान जाती, मैं ना करती भाई मैं पूजा, कोई बात नहीं थी। जब आपको कोई दिक्कत थी पूजा करने से तो इसने छूटते ही कहीं मुझे कहा तुम टोट के करते हो, कुछ कहते हो, मैं मिलिट्री वाला हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं देखियो पता नहीं क्या थे क्या कर दूंगा तुम्हारा। इतनी गंदी गंदी गाली दी जी, आप क्या बताऊँ मैं, बहुत गंदी गंदी गाली दी इसने पूजा के लिए मेरे। उस टाइम पे मेरा बेटा आ गया, मैं तो फिर ये बात कह के घर वापसी चली आई। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहूँ जी बस मेरे बच्चों को, मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा। ये कहते हैं हम पता नहीं क्या था क्या करा देंगे, देखियो तुम्हारे लिए। अनुपम विहार कॉलोनी, सहारनपुर, दिल्ली रोड। जैसे कि एक सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आपने पूरे परिवार के सहित जो है आत्मदाह करने की राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला भैया ये सर ये है, मेरा जो पड़ोसी है आए दिन परेशान कर रहा है काफ़ी टाइम से। इनका नाम है राजीव सैनी और इनकी पत्नी का नाम साधना सैनी। काफ़ी टाइम से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी हमारे नाली के पानी के ऊपर, कभी हमारे गली में को निकलने के ऊपर, हर तरह से परेशान कर रखा है। कभी बिजली के तार को लेके हमने हर जगह पे पुलिस में भी कंप्लेन की है, नगर पालिका में भी, हर जगह पे, हर विभाग में हर तरह से कंप्लेन दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। इन्होंने नाली में जाली अड़ा रखी है, हमारा पानी रोक देते हैं। ऊपर इन्होंने बाहर पेड़ लगा रखे हैं, उन पेड़ पे को हमारे ऊपर घर में 2 बार सांप आ चुके हैं। उस बारे में कहा, हमारे साथ मारपीट भी की, हमारे ऊपर झूठा केस लगा दिया छेड़छाड़ का। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहते हैं कि हमें इनसे निजात दिलाया जाए, ये रोज रोज के जो झगड़े हैं इनसे मुक्ति मिल जाए हमें, बस और तो कुछ नहीं है सर। बिना मतलब में रोज मेरे ना तो यहाँ पे पापा रहते, ना मेरे भाई यहाँ पे रहते, सब लोग बाहर हैं। इतने परेशान हो चुके हैं कि अब तो बस यही मन में आता है कि आत्मदाह कर ले, मर जाए बस किसी तरह। क्योंकि निकलना गली में से बंद, पानी निकलना हमारा बंद, कोई हमारे यहाँ आ जाए तो वो दिक्कत पड़ोसी को। ना तो मेरे पापा जी यहाँ पे रहते, ना मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते। मैं भी बाहर चला जाता हूँ दिन में दुकान पे, मेरी मम्मी, मेरी भाभी कभी कभी आती है, उनके साथ झगड़ा करती हैं। अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो बस योगी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें इस सारे झंझटों से मुक्ति दिलवाएं, क्योंकि किसी भी विभाग से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। अगली खबर उड़ीसा के पुरी से, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ साथ पुरी पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सूर्य मंदिर में चल रहे कार्य का जायजा लिया और सूर्य मंदिर की डाइंग शीट को देखकर टिकट चेकिंग गेट का नवीनीकरण कार्य 3 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभु का दर्शन हमेशा ही आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला होता है। जगन्नाथ महाप्रभु जी के श्री चरणों में आज इस सिद्ध पीठ पर आकर के सबके मंगल की कामना के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प कि हमारा भारत 2047 तक विकसित भारत बने और हम सब अपनी पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ में इस विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में जुड़ सके, इस संकल्प को सिद्ध करने की प्रार्थना भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में की। सर, कुंभ मेला में जो अर्थनैतिक की जो प्रभाव की कैसी थी और लोगों की व्यवस्था कैसी? क्योंकि मुझे लगता है कि इसको अगर मैं खुद सर्टिफाई करूंगा तो ज्यादा ठीक नहीं होगा। कुंभ में जहां अब तक लगभग 63-64 करोड़ लोग स्नान का अद्भुत आनंद ले चुके हैं, दिव्य अनुभव ले चुके हैं, मुझे लगता है कि वो स्वयं इस बात का साक्षी है। और आज इस सोशल मीडिया के युग में जब कोई भी अगर किसी को असुविधा होगी तो वो उस पर लिखेगा,
मैं ये मानता हूं कि अब की बार का कुंभ व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आने वाले कई दशकों तक मानव एकत्रीकरण या समूह जहां एकत्रित होता है उसके प्रबंधन के लिए एक केस स्टडी के रूप में दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां हुबली विजयपुरा मुख्य मार्ग पर कुसुगुल गांव में एक टाटा एस वाहन और बस के बीच भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना से वाहन सड़क पर पलट गया। टाटा एस वाहन में सवार लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बस में सवार किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना से राजमार्ग कुछ समय के लिए बाधित रहा। और वहीं कर्नाटक के हुबली से किसानों ने नवानगर स्थित हैस्कॉम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रात भर निर्बाध बिजली आपूर्ति और जर्जर खंभों और तारों को बदलने की मांग की। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी के नेतृत्व में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया, जिससे हुबली धारवाड़ मार्ग बाधित हो गया। ग्रीन आर्मी अध्यक्ष चिन्नप्पा पुजेरी ने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक मूल्य पर फसलों का दाम मिलना चाहिए और रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को बिजली नहीं मिली तो मंत्रियों और विधायकों के घरों की बिजली भी काट दी जानी चाहिए। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಸ್ಕಾಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ 1000 ರೈತರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತಾರೋ। ಇವತ್ತ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯನೂ ಆಯ್ತಿದ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೈತಿ। 6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ? ಇವತ್ತು ಚುಮ್ನಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300-400 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರನ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅತನಿ ಆ ಭಾಗದಾಗ 106 ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಅದಾವು। ಸುಮಾರು 30-40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿರಂತರ ಬಾಕಿ ಐತಿ। ಆ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾವು। ಆ ಬಾಕಿ ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। ಇದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿರಿ ದನಕರುಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ತೋಟದ ಮನೆಯಾಗ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಇನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಇವ್ರು ಎಂತ ಎದುರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ? ಈಗ ಬರೀ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತೈತಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಇವತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಇನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ರೈತರು ಬರತ್ತಾರೋ। ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ರೈತರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ। ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೈತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದಾವು। ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರ್ತೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗೈತೆ। ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೈತರು ಬಂದರು। ರಾಯಚೂರಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದರು। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಸರ್। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ। ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್। ಆಮೇಲೆ 3 ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನು 7 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ। 7 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ತೆಗಿತಾರೆ। ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಡೋಂಗಿತನದ ಆಡಳಿತ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಕಡೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗವನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು। ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ।
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು TCಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು? ನಾವು ಏನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು? ಗಾಂಜಾ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಫೀಮ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇವೆ. KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದ ಡೋಂಗಿತನದ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳೇ ಬೇರೆ, ನೈಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ತೋಟಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪವರ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 15,000 18,000 ನಾವು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು TC ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬೆಳೆಯೋಣ ಹೇಳಿ? ಏನ್ ಬೆಳೆದ್ ನಾವು? ಏನು ಯಾವ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಏನು ಇವತ್ತು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆ, ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆನೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 108 ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಬಿಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ ಅದು. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ನೀರಿನ ಮೋಟ್ರು, ಬಾವಿ ಮೋಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ TV, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುತ್ತಾ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅಷ್ಟೇ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಸ. ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಮೋಸ. ಇದು ಹಗಲು ದರೋಡೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿನೇಶ್ ಶಿರ್ವಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ. सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत इलाके में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश विशाल उर्फ अलगू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एडिशनल SP कालू सिंह के मुताबिक बदमाश ट्रक चालक से लूट के मामले में वंचित था और सुकृत क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा, कारतूस, लूट के पैसे, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किए। आगे का कार्यवाही जारी है। दिनांक 24/2/2025 की शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना रॉबर्ट्सगंज के सुकृत क्षेत्र में पूर्व में जो ट्रक से लूट हुई थी का वांछित अभियुक्त वह पुलिस का 25,000 का इनामिया विशाल उर्फ अलगू यादव आज फिर से मोटरसाइकिल से सुकृत क्षेत्र में कोई बड़ी घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस प्रभारी निरीक्षक 54 व थाना अध्यक्ष रामपुर बरकुनिया द्वारा अभियुक्त की घेराबंदी का प्रयास किया गया। अभियुक्त अपने को गिरता हुआ देखकर हाईवे से उतरकर देहात क्षेत्र में लोहरा नहर पटरी से तकिया की ओर भागने का प्रयास किया। अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल सहित गिर जाने से अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके बचाव में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी अभियुक्त पर फायरिंग की, जिससे एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी। अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम विशाल उर्फ अलगू यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी मड़नी शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी बताया। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC मधुपुर भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल लोधी रेफर कर दिया गया। मौके पर उच्च अधिकारीगण व फील्ड यूनिट मौजूद है। घटनास्थल से अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक
देसी तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त के कब्जे से लूट का 2840 रुपया नगद तथा 1 अदद मोबाइल बरामद हुआ। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और वहीं सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के बड़दिया गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की बहन अंजलि ने पति पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि भाई सुरेश ने आत्महत्या की आशंका जताई है। अस्पताल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ से हैं? बर्दिया से। बर्दिया से। क्या मामला है जो हम लोग गए वहाँ, लटकी थी लड़की ऐसे, ठीक, और हम लोग गए वहाँ से, उसको रस्सी उसका काटे, 3 बेरी ऐसे था, हाँ, और उसको हम लोग बाकी से काटे हैं, काट के इसके बाद नीचे तब सिर उतारे हैं, शरीर। इसके बाद हम लोग मृतका आपको क्या लगती है? ओ हमारी बहन भी लगती है, और फिर भी एक रिश्ता से हमारा वो मतलब हो भी लगती है। क्या लगता है आपको कि अपने से की फांसी लगाई है? नहीं, ये तो नहीं दिखा रहा है वहाँ। वो वहाँ पर काला हो गया है इसे गला में, और उसको सहा गया है, ये हमको पता है। तो क्या लगता है कि संदिग्ध परिस्थिति में मारा गया है इसको? आपको शंका इस पे है? हाँ अंजलि जी किस गांव से हैं? बर्दिया से। क्या मामला है आपकी सिस्टर का फांसी लगाई? हमारा सिस्टर का हाल है कि वो ससुराल वाले बहुत उसको मारपीट करते थे, और फिर का कहना के वो जो बोलती थी का कहना बहुत मारते थे, और जो फांसी लगा के मुआ दिए तो वो सब टाटी बंद करके मारे, उसके बाद फांसी लगा दिए, उसके बाद रेल कर दिया। कौन कौन थे वहाँ पे? कोई ना, बस 2 प्राणी थे। अच्छा, 2 ही प्राणी। कितने बच्चे हैं मित्र? कितने बच्चे इनके? उसका एक बच्ची है, बच्ची है साल भर का। तो शादी कब हुई थी? साल भर की बच्ची है तो 2 साल हो गया शादी को। क्या ये सब शादी अपने मन से किए थे? अपने मन पसंद से ये शादी की थी, और लड़का भी तैयार था, अपने मन पसंद से दोनों मिले शादी करेंगे। कभी कोई शिकायत आप लोग पे आई? कोई शिकायत नहीं, मतलब रोज उड़ाता था, एकदम से दारू पी के रोज आता था, रोज मारता कर जाता था। ये जो बहन आपकी है, कभी कोई शिकायत आप लोग से की? दिक्कत हरदम कहता था कि हम तुमको एकदम मार के खत्म कर देंगे, ऐसे ऐसे बहुत। वो तो खुद दारू पी के अंदर गया हुआ। अभी भी सामने है, देखिए, दारू पी के। क्या लगता है कि अपने मन से फांसी लगाया कि मतलब उनको कुछ लगाया गया फांसी उसे? नहीं, हमको लगता है कि मार के मुआ दिए हैं, अपने ये फांसी लगाए हैं उसके घर वाला। क्या मामला है? एक महिला अभी थोड़ी देर पहले ये एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई, जिसका नाम के फूलमती, उम्र लगभग 22 साल, पति का नाम सुनील, पता बर्दिया, मृत अवस्था में लाई गई है। और हमने यहाँ चेक किया तो वो मृत थी, तो हमने पुलिस को मेमो भेज दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। सर अभी उनके पति भी एडमिट है? हाँ, उनके पति भी आए थे, तो वो शराब पिए हुए हैं और उसकी शराब की नशे की हालत में है, और उनकी हालत में कोई खबर गुजरात से, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें किसान हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया तथा प्रगतिशील किसानों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और देश भर के 9.7 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 22,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जमा की, जिसके तहत गुजरात के डांग और तापी जिले के किसानों के बैंक खातों में भी किसान सम्मान निधि की सहायता राशि जमा की गई। ખેતીવાડી બાગાયત હોય કાર્યક્રમ યોજાય છે ત્યારે એ આપણા માટે છે મિત્રો, કારણ કે ખરેખર જ્યારે પ્રાકૃતિક ખેતીની વાત કરીએ ત્યારે ખરેખર આપણો દેશ એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે। આપણા દેશમાં ખેતી ક્ષેત્રમાં ઘણા બધા લોકો જોડાયેલા છે, જેમાં ખેડૂતો હોય કે કામદાર હોય, ખેત મજૂર હોય કે આ બધા લોકોની ખેતી ક્ષેત્રમાં પોતાનું જીવન ગુજરાન
કરતા હોય છે. દેશના ખેતીમાંથી ઘણું ઉત્પાદન કરીને અનાજ, ધાન્ય, શાકભાજી વગેરે આપતા હોય છે. આમ ખેડૂતોના હિતમાં રાખી 2005 માં ખરેખર માનનીય વડાપ્રધાન અને આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે। और बुलेटिन के अंत में चलिए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। भुवनेश्वर की FIH प्रो लीग मैचों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम को अपने मैचों में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड ने महिला टीम को 4-2 से और पुरुष टीम को इंग्लैंड ने 3-2 से हरा दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने मुक्केबाजों के मामले के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पदार्थ समिति का गठन किया है, क्योंकि राष्ट्रीय महासंघ समय पर चुनाव करने में असफल रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। भारत के इस बार की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने मैच में नाबाद शतक जड़ा। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली है। वहीं विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का ये 51वां शतक रहा। कोहली ने खुशदिल शाह की गेंद पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया और भारत को भी जीत दिलाई। मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवरों में 241 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की शुरुआत सधी रही। वहीं बाबर आजम और इमाम उल हक ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रनों की पार्टनरशिप की। मोहम्मद शमी ने भी दिशाहीन गेंदबाजी करके भारत का काम मुश्किल में कर दिया था। शमी ने मैच के पहले ही ओवर में 5 वाइड फेंके। भारतीय टीम को पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई, जिन्होंने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर बाबर आजम को विकेट कीपर KL राहुल के हाथों कैच आउट कराया। बाबर ने 26 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल रहे। फिर दूसरे ओपनर इमाम उल हक को अक्षर पटेल ने रॉकेट थ्रो पर ही रन आउट कर दिया था। 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने पाकिस्तानी पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 104 रनों की पार्टनरशिप बनी रही। शकील ने इस दौरान 4 चौके की मदद से 63 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की।
इस शतकीय पार्टनरशिप को अक्षर पटेल ने तोड़ा, जिन्होंने एक बेहतरीन गेंद पर रिजवान को बॉल्ड किया। रिजवान ने 3 चौके की मदद से 77 गेंदों पर 46 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने साउथ शकील को आउट करके भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। शकील ने 76 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल रहे। फिर तेयाब ताहिर की गिल्लियां रविंद्र जडेजा ने बड़े ही आराम से उड़ा दी। पाकिस्तान ने 15 रनों पर 3 विकेट खो दिए, जिसके चलते भारत ने वापसी की। चाइना मैन कुलदीप यादव ने इसके बाद पाकिस्तानी टीम के उप कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी को लगातार गेंदों में आउट कर स्कोर 7 विकेट पर 200 रन कर दिया। नसीम शाह भी कुछ खास नहीं कर सके और 14 रन बनाकर कुलदीप यादव का ही शिकार बन गए। हारिस राउफ भी 8 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिससे पाकिस्तानी टीम का स्कोर 9 विकेट पर 241 रन हो गया। मुकाबले में भारतीय टीम की बात करें तो टीम इंडिया को 242 का टारगेट मिला था, जिस पर टीम इंडिया बखूबी खेलती नजर आई। कैप्टन रोहित शर्मा 15 गेंदों में 20 रन बनाए। इसके बाद कोहली ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की अहम पार्टनरशिप की। वहीं शाहीन ने 40वें ओवर में हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा। कोहली ने चौका लगाकर 51वां वनडे शतक कंप्लीट किया। ये कोहली के इंटरनेशनल करियर का 82वां शतक रहा। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब 2 मैच जीत लिए हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा भी मजबूत कर लिया है। इंडिया पाकिस्तान मैच की जीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर शरणदीप सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय क्रिकेट टीम को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना और दुआएं भी थी और शानदार प्रदर्शन। पहली बॉल से ऐसा लग रहा था भारतीय टीम कमान में है और ऊपर से शतकीय पारी विराट कोहली की देखने को मिली। सोने पे सुहागा है और मुझे लगता है कोई भी रविवार या कोई वीकेंड ढेरों उपलब्धियां भरा और भारत की जीत की गूंज दुबई से लेकर भारत दुनिया के कोने कोने में है और दिशा में हम आगे बढ़े कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, बहुत शानदार प्रदर्शन है, लेकिन मतलब ये काफ़ी लंबे समय से वो करता है। बीच में 1-2 पारियां ऐसी हो जाती हैं, अदरवाइज तो अगर आप उनके स्टार्ट देखेंगे तो ये करते ही आए हैं वो। देखिए, आलोचकों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उनके स्टैट्स देखिए कि उन्होंने क्या किया आज तक देश के लिए, क्या उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और कितने प्लेयरों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो मैं बहुत कुछ नहीं उनमें कहना चाहूँगा, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन विराट हमेशा जवाब बल्ले से देता है, तो उसने आज भी दिया। देखिए, शुरू से है वर्क एथिक उनका स्ट्रांग है, इसीलिए उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है और ही इज वेरी वेरी पर्टिकुलर, ही रियली वर्क्स हार्ड फॉर हिज गेम एंड गॉड हैज बीन काइंड कि ही इज परफॉर्म टुडे।
देखिए डेफिनेटली हर कोई कहता था कि बड़ी क्रूशियल टेस्ट है, टॉस है, और जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, पहले जो हमारे मीडियम पेसर्स है उन्होंने, और बाद में स्पिनर्स ने, और जिस तरीके की फील्डिंग भी की मैं मानता हूँ काबिल तारीफ थी। और एक समय लगा था कि शायद 270-280 स्कोर होगा, लेकिन जिस तरीके से 250 से नीचे से रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत ही काबिल तारीफ बॉलिंग हमने की। और जिस तरीके से उसके बाद बैटिंग भी हुई, शुभमन गिल ने जिस तरीके के स्टार्ट हमें दिया, और उसके बाद विराट ने जो प्रदर्शन किया, मैं मानता हूँ बहुत काबिल तारीफ, और पूरे देश में बधाई देना चाहूँगा इस शानदार जीत पर। डेफिनेटली अब आप देखिए मीडिया में और कई जगह ऐसी चीजें उठती रहती हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं उनको जवाब अपने बल्ले से देना है, अपने मुंह से नहीं देना है, और विराट ने वो आज करके दिखाया। डेफिनेटली इस बार, क्योंकि आपको पता है बहुत सी टीम्स चेंज हुआ है, नए खिलाड़ी हर टीम में आए हैं और नए कप्तान बन के आए हैं, तो पूरा देश बहुत उत्साहित है आने वाले आईपीएल के लिए। मैं मानता हूँ बहुत ही मनोरंजक आने वाला सीजन रहने वाला है। सर ये आईपीएल का जो चैंपियंस जिस तरह भारत खेलने लग रहा है कि यहाँ फाइनल भी खेली और फाइनल में ट्रॉफी उठाएगी 2013 डेफिनेटली जिस तरीके कन्विंसिंग तरीके से हमने पिछले 2 मैच खेले हैं, मैं मानता हूँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा, और अगर यही लय चलती रही तो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी हम इस बार घर लाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, और पहुंचना भी चाहिए था। डिजर्विंग टीम है, और सिर्फ सेमीफाइनल में टूर्नामेंट जीतने टीम इस टाइम भारतीय टीम लग रही है। अच्छे प्रदर्शन है, बल्लेबाजी की तरफ से ओपनर्स आपके लिए रन बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया, और खासकर गेंदबाजी, क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल मैच था ये पाकिस्तान के सामने। और मैं जैसे पहले भी कहा था कि ये एक मैच का एक जंग होती है, कि जो दोनों टीमें कोशिश कर रही है, ये जंग हमें जरूर लड़नी, चाहे कोई भी दर्द हो जाए, ये मैच पाकिस्तान के सामने नहीं हार सकते। और बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई सेमीफाइनल पहुंचने के लिए, कि जो आने से पहले उतना अच्छा सीरीज नहीं रह रही थी, कहीं हम हारे भी थे, टेस्ट सीरीज भी उतना अच्छा नहीं रहा था, कुछ अड़चने लग रही थी प्लेयर की परफॉर्मेंस से, पर यहाँ पे जैसे उन्होंने घरेलू क्रिकेट इंग्लैंड के सामने अच्छा प्रदर्शन किया, और यहाँ के चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने बांग्लादेश को हराया, और आज जो पाकिस्तान के सामने बड़ी जीत ली है, बहुत बहुत बधाई टीम मेंबर्स को। और ऐसे एकजुट होकर मिलकर प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम को हराना आसान नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होगा। सेमीफाइनल जो है बड़ी टीम मिलने वाली है, तो देखिए सेमीफाइनल और फाइनल आपको टूर्नामेंट जीतना है तो बड़ी टीमें हरानी पड़ेंगी, आपको इंग्लैंड हरानी पड़ेगी, आपको ऑस्ट्रेलिया हरानी पड़ेगी, या साउथ अफ्रीका, जो भी और उनके साथ सेमीफाइनल में टीमें पहुंचती हैं, तो बड़ी टीमों को तो हराना पड़ेगा। लेकिन भारतीय टीम उस चीज के लिए तैयार है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बड़े बड़े सालों से रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बड़े सालों से क्रिकेट खेल रहे, मोहम्मद शमी, मोस्ट एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज आपके, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि जब चीजें मुश्किलें होती हैं तो मुश्किलों से निकल के बाहर आके टीम को जीत दिलाना वो इनको बखूबी आता है। इसलिए भारतीय टीम इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई जो वाइड बॉल में कहें तो नंबर 1 पोजीशन पर रहती है। नहीं, देखिए थोड़ा दुख जरूर होता है भारतीय टीम का, क्योंकि और शाबाशी देनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को कि जितनी खूबसूरती से मैच को लड़े। हालांकि पहला मैच अपने घर पे न्यूजीलैंड के सामने बड़े मार्जिन से हारे, बहुत उनपे सीधे कसते जा रहे थे कि बाबर अजहर नहीं बना रहे, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, फास्ट बॉल विकेट नहीं दे रहे, एक तरीका नहीं खेलने का, तो उन सब क्रिटिसिज्म से बाहर निकल के मेंटली स्ट्रांग हो गया। खासकर भारत के सामने इतना बड़ा गेम, इतना हाई प्रोफाइल गेम होता है, उसको खेलना एक बड़ी बात थी। जिस तरह से खूबसूरत से जीता, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों ने रन बनाए, अच्छी फील्डिंग देखने को मिला। आज लगा कि पाकिस्तान एक्चुअली में जीतने को लड़ रही थी, वो देखने को जोश देखने को पाकिस्तान के प्लेयरों से मिला, क्योंकि आपको भारतीय को हराने को, भारत की जो टीम है दुनिया में नंबर 1 टीम मानी जाती है, बल्लेबाज नंबर 1 है, मिडिल ऑर्डर हो गया, तेज गेंदबाजी, पूरा के पूरा 11 मैचेस होते हैं, उन टीम के सामने चैंपियन टीम को हराना, वो उसके लिए एक अलग जोश चाहिए। तो आज हमने पाकिस्तान टीम के सामने देखा, आज भारत को हराने के बाद अब एक मैच दोनों टीमें हार चुकी हैं। अब देखना पड़ेगा कि भारत और न्यूजीलैंड मुकाबला, अब ये देखने वाला मुकाबला बन जाएगा। भारत न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, और लग रहा है कि हाँ, देखिए जब करोड़ बोरो होता है तो फिर कुछ करना ही चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ भारतीय टीम जरूर वहाँ पे करेगी अच्छी चीजें। देखिए एक दिन खराब रहता है, 2 टीमें खेलती, एक हारेगी एक जीतेगी, बट वही चीज आती है जब प्रेशर सिचुएशंस में मेंटली को कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, जो अच्छी तरह प्रेशर को हैंडल कर सकता है, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करता है, वो टीम आपको जीतते भी दिखती है। और भारत में
राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में क्रिकेट प्रेमियों ने मैच से पहले हवन अर्चना अर्चना की। फैंस मैच शुरू होने से पहले ही टेलीविजन के सामने जुट गए थे और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही भारत ने विजय हासिल की, वैसे ही देश भर में जमकर आतिशबाजी की गई। दर्शकों ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। देखिए, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो सरहद की बात हो, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो, हर स्तर पे पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भारत करता है हमेशा, और भारतीय सेना भी करती है और हमारे खिलाड़ियों ने भी दिखाया है। इसलिए पूरे देश को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक जीत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दर्ज कराई है, तो पाकिस्तान हर जगह पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भारतीय और भारत की सेना और भारत के खिलाड़ी समय समय पर करते रहे। पूरी बधाइयां, शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहूंगा इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और हमारे जो क्रिकेट टीम है उन सबको भी मैं बधाइयां देना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से खेला, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। और हम सभी आज बहुत खुश हैं, जिस तरह से भारत विजय हुआ है, ये सभी भारतवासियों की विजय है और सभी आम मानव बहुत खुश है। इस विजय से पाकिस्तान को धूल चटा दिया है भारत ने हर किसी क्षेत्र में, इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं। मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। आज पाकिस्तान पे बहुत बड़ी जीत है और हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि खेल का मैदान हो, सरहद का मैदान हो, बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। और जिस तरीके से हम हर बार मैच जीतते हैं और उसी तरीके से हम आपको बॉर्डर पे भी जवाब दे सकते हैं और खेल के मैदान पे भी दे सकते हैं। हम हर तरीके से सक्षम है। भारत माता की जय। दिनेश बघेल। आज बहुत एक्साइटेड है, इंडिया जीत गई है, पटाखे फोड़कर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सेलिब्रेट जो है पाकिस्तान को हारने के लिए है और भारत ने जो है अपना हमेशा भारत से जो है पाकिस्तान हारा है, आज भी हारा है, अभी भी प्रयास जो करते रहे पाकिस्तान नहीं हार पाएगी। ये जीत जो है पूरे भारतवासियों के लिए है और बहुत ही खुशी का विषय है। हर्षोल्लास का पूरे देश में माहौल है, आज उसी का हम जो है जश्न मना रहे हैं। मेरा नाम शेखर है। जो आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और ये जीत बहुत बड़ी जीत है। दुबई के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, मैं इंडिया को बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान में पाकिस्तान के यार है तो बहुत दुखी होंगे इससे कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक जीत हुई है और सभी के लिए बहुत खुशी का पल है। और आज ये जीत उन देश के वासियों के इतना खुशी का पल है कि बता नहीं सकते। आज पूरे देश में आप देख सकते हैं दिवाली होली साथ बनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और सभी हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो तो पहले से भारत जीतने वाला था, हमें बताया था। ये तुम लोगों के फिर से हार हुई, वो दिखाने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं कि भारत माता की फाइनल का बदला लिया यार, हमको बहुत मजा आ रहा है। हमने 2017 में फाइनल का बदला लिया यार भारत के लोग बहुत खुश है यार। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से रहा है हमने, ये हमारे लिए फाइनल जैसा है। अगर रोहित शर्मा आउट नहीं होता है, रोहित शर्मा आउट होता है तो कोहली मारता है, कोहली आउट होता है तो रोहित शर्मा खेलता है, और विराट कोहली ने सेंचुरी भी मार लिया आज के लिए आज की मैच में। मेरा नाम जयंत है। जयंत जी, अभी देखिए इंडिया मैच का जो पहला रिजल्ट निकल गया इंडिया, तो इस बार क्या बोलेंगे? इस बार मैं बोलूँगा कि इंडिया तो सबसे हमको पता था इंडिया ये मैच जीतेगा, क्योंकि पहले से तो रोहित जी थे, मतलब फॉर्म में थे, उसके बाद आयर भी फॉर्म में थे। अभी मैं देखा कि विराट कोहली पाकिस्तान मैच के आने के टाइम में ही फॉर्म में आ गए। एक बॉल डिफेंस किया तो मुझे पता चल गया कि नहीं विराट आज लगा कुछ, तो विराट कुछ कमाल किया। और विराट जी के लिए कि रोहित जी और शुभमन गिल भी है, उनके वजह से हमारा इंडिया भी जीत गया मैच। और पाकिस्तान का टीम भी अच्छा था, वो टीम स्क्वाड है उसका भी अच्छा है, बॉलिंग का लाइन भी अच्छा था, फिर भी हमारा बैट्समैन का लाइन जो है बहुत ताकतवर है हमारा बैटिंग लाइन, इसलिए हम जीत गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत है। जी बोलिए, इंडिया विन किया तो इस बार क्या बोलेगा? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि इंडिया बहुत अच्छा खेला और हम लोग को यकीन था कि इंडिया इस बार ट्रॉफी लाएगा, और इसके लिए हमें बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज विराट कोहली भी बहुत अच्छा अपना
प्रदर्शन दिखाए हैं, तो हम बहुत खुश हैं। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हमारा ही है, हमारे ही रहेगा। क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम सादिक हुसैन है और हम कटक से बोल रहे हैं। अभी देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चला, इंडिया विन किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा जी, आज कोहली ने इंडिया को जिताया है और सबके दिल को जीता है। और जो कोहली शतक हमारा है, उसके लिए इंडिया के हर एक व्यक्ति डर से आज रात को सोएंगे। और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आएगा और पाकिस्तान मेजबानी में, और आगे का मैच बांग्लादेश के साथ खेलने के बाद बाकी जो मैच है पवेलियन में बैठ के देखने के लिए आज इंडिया उनको भेज चुका है पवेलियन के लिए। और जाइए, मैच मत खेलिए, जाके पवेलियन में बैठ के मैच देखिए। आप इस लायक नहीं है। आज ये इंडिया और कोहली ने दिखा दिया है पाकिस्तान को। क्या नाम है, थोड़ा आपका परिचय दीजिए। अविनाश पात्रा मेरा नाम है। अगर जी बताइए, यहाँ पे देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था, जो इंडिया विन किया, तो आपको किस तरह महसूस हो रहा है? पूरा भारत देश को इंतजार रहता है कि कब भारत और पाकिस्तान मैच हो और इकट्ठे बैठकर हम लोग मैच देखें। और पहले जैसे इंडिया फिर से जीत के साथ ये हम लोग के लिए लाया, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आज विराट कोहली का फॉर्म वापस आ गया, तो कैसा लग रहा है? विराट कोहली तो किंग कोहली कहा जाता है उनको इंडिया में, और लास्ट कंटिन्यू 4-5 मैचेस में उनका इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं था। पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो पूरा दिल खोल के वो एंटरटेनमेंट करते हैं और स्कोर करते हैं। और भगवान के आशीर्वाद से इस बार भी 100 बना है विराट कोहली और हम लोग बहुत खुश हैं। Okay, well, you know, this is India versus Pakistan, the greatest match. भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत से इंडिया की सेमीफाइनल में एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जिस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिला, वो आप तस्वीरों में देख चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज कर पाएगी। और इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।